नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 तारीख की हुई जितनी भी मेजर खबरें हैं उन सभी के बारे में, जिसके अंदर हम अपना एनालिसिस देंगे, शॉर्ट एनालिसिस देंगे और उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच जाएगी आपके करंट अफेयर से संबंधित। किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनसे संबंधित ये सारी की सारी न्यूज़ आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि जैसे आप नोटिस कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। जिसको नहीं पता, एक बार अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स की क्या वैल्यू होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने काफी लंबे अरसे से एक तरीके से धमकी जारी कर रखी थी कि वो कैंसिल कर देगा सभी वीजाज को, जितने भी विद्यार्थी वहां पर पढ़ने गए हुए हैं या जिनके पास एक तरीके से वहां की नागरिकता नहीं है, वीजा प्राप्त करके गए हैं, चाहे वो F1 कैटेगरी में आते हों चाहे वो M1 कैटेगरी में आते हों। F1 कैटेगरी वो होते हैं जो किसी भी प्रकार की पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन के लिए गए हैं, और M1 कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर यहाँ से बच्चे गए हैं, इंडिया से या किसी भी कंट्री से बच्चे गए हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज की स्टडी के लिए। तो इन सभी लोगों के लिए एक तरीके से अमेरिका के जो ICE है, ICE का मतलब होता है यूएस की इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट ने एक इशू जारी कर दिया। इस इशू जो इन्होंने एक तरीके से नोटिस जारी किया है, इसके अंदर क्लियर बोला गया है कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर अब एजुकेशन या जो स्टडीज हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ओपन करने का दबाव दिया जा रहा है। इस बीच में उन बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा था जो आने वाले कुछ ही समय के अंदर, जिनको क्लियर गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि जिनको वीजा नहीं मिला हुआ है या जिनका वीजा अभी समाप्त होने वाला है या जो होम पर, घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वहां से निकलना होगा अपने अपने कंट्रीज की तरफ। अपने अपने कंट्रीज की तरफ उन्हें प्रेशराइज किया गया, उन्हें क्लियर बोला गया कि अपनी नियर बाय एम्बेसीज में कांटेक्ट कीजिए, नियर बाय इमरजेंसीज में, नियर बाय एम्बेसी में कांटेक्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी वे अपने देश पहुंच सकें। इसके पीछे कहीं ना कहीं हिडन 2 रीजन है। पहला रीजन है कि भाई अमेरिका में जॉब का काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। जितने भी लोग अमेरिका में जॉब करते हैं उनमें से एक बड़ा नंबर जो होता है ये उन विदेशियों का होता है जो यहां से स्टूडेंट्स की तरफ पढ़ने जाते हैं और किसी ना किसी प्रकार से एजुकेशन के साथ साथ वहां पर किसी ना किसी जॉब के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहां पर जॉब्स कम होने की वजह से वहां के लोगों के लिए जॉब जनरेट करना सबसे बड़ा मुद्दा है। अब नवंबर दिसंबर के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में वहां के लोगों को जब तक ट्रंप की एक पॉजिटिव पॉलिसीज नजर नहीं आती हैं तब तक ये काम नहीं हो पाएगा और तब तक उसे वोट्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए अमेरिका जो है जानकर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिससे वहां के लोगों के लिए जॉब्स और रियायत का काम बने। अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो उदाहरण समझना है कि चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विद्यार्थी भेजता है, अमेरिका के अंदर 3,70,000। दूसरे नंबर पर भारत आता है जो 2,20,000 विद्यार्थियों को वहां भेजता है लगभग हर साल। साउथ कोरिया के अंदर से 52,000 विद्यार्थी, सऊदी अरब से 37,000, कनाडा से 26,000, वियतनाम जैसे कंट्री से भी अमेरिका में 24,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जापान से 18,000, ब्राजील से 16,000 और मैक्सिको से 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा नंबर है जिसके लिए अमेरिका ने डायरेक्ट गाइडलाइंस निकाल दी कि भाई अपनी अपनी एम्बेसी में बात करो, क्योंकि हम आपको स्टे नहीं दे सकते, हम आपको रुकने की परमिशन नहीं दे सकते। दूसरा, जॉब्स के अलावा इन्होंने बहाना जो बनाया है वो बनाया है कि आने वाली कोविड-19 की महामारी की वजह से ये बंद है। लेकिन ये जो न्यूज है, ये जो इनके ये वीजाज को स्टॉप करना या डिपोर्टेशन के लिए जो दबाव दिया जा रहा है, ये आज से नहीं दिया जा रहा। 2019 की उस परिस्थिति से दिया जा रहा है जब कोरोना वायरस के कोई सिम्टम नहीं थे, कोरोना वायरस के कोई सिम्टम नहीं थे, सिर्फ जॉब्स जनरेट करना है और यही एक सबसे बड़ा रीजन है। इसके लिए भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, इन्होंने कल ही बात करी है
अभी रिसेंट में बात करी है कि इन विद्यार्थियों को थोड़ी रियायत दी जाए, कुछ सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से भारत के और अमेरिका के रिलेशंस चल रहे हैं, इतने अच्छे संबंध हैं, उन परिस्थितियों में एकदम से इतने विद्यार्थियों को वापस भेजना, उनकी एजुकेशन को स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है। प्लस इनके बारे में एक और चीज बोली गई है कि आने वाले टाइम पीरियड में अभी कुछ ही समय के अंदर इंटरनल स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट सबमिट कराने पड़ेंगे और इंटरनल के बाद एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एजुकेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स जो है थोड़ा सा नरम यानी सॉफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एग्जैक्ट पॉइंट क्लियर नहीं किया है। इसमें एक और चीज जान लीजिए, अगर इस प्रकार से होता है तो आने वाले टाइम पीरियड में जिस हिसाब से अभी भारतीय विद्यार्थियों के वीजा पर रोक लगाई जा रही है, तो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर भारत से जो एक तरीके से इतनी भारी मात्रा में विद्यार्थी वहां पर खर्च करते हैं पैसे को अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो आगे हो सकता है रोक लगा ले और आगे ना बढ़े। टोटल संख्या जो है 10 लाख विद्यार्थियों से ज्यादा की है। 10 लाख विद्यार्थियों से ज्यादा विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं और अगर एकदम से उन्हें निकाला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अंदर हाइब्रिड जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, उन्होंने भी इंफॉर्म किया कि जितने भी विद्यार्थी एमबीए करने आ रहे हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस करे, और अब ऑनलाइन ही प्रोसेस करना है। अगर उन्हें ऑनलाइन प्रोसेस करना है तो एक चीज समझने वाली बात है ना कि भाई इतना खर्चा करके वो अमेरिका जैसे कंट्री में रहेंगे और अपनी लाइफ चलाएंगे, इससे अच्छा वो कोई सब्सिडी कोर्स ना ले लें जिसके ऊपर 30 से 40 लाख रुपया खर्च किया जाता है, वो अपना घर बैठ के स्टडी कर लेंगे। लेकिन अमेरिका ने एक तरीके से वहां पर रोक लगाने के लिए काफी ज्यादा प्रेशराइज किया। इसमें काफी सारी गाइडलाइंस भी दे दी हैं। काफी सारी गाइडलाइंस के अंदर क्लियर कहा गया है कि यदि जो भी एम्बेसी के अंदर कांटेक्ट नहीं करता है या फिर नियर बाय अपनी स्टेट्स के अंदर मूव नहीं होता है तो उस पर काफी ज्यादा कार्रवाई होगी और पकड़े जाने पर उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। प्लस उसके वापस आने पर काफी ज्यादा रोक लगा दी जाएगी एक लंबे अरसे के लिए। अब इसके अनुसार लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं, इन पर दबाव आ चुका है। अभी तक जब तक कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है तब तक बहुत ज्यादा दबाव है कि इन्हें वापस आना पड़ेगा और अपने अपने एम्बेसीज में जल्द ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान होगा और इससे भारत की जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनका भी हवाला दिया जाएगा, जिसके अंदर ध्यान दिया जाता है इन पॉलिसीज को लेकर भारत ने काफी ज्यादा अभी स्टेप्स उठाए हैं ताकि इनको रोका जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक कोई रिजल्ट हमारे सामने नजर नहीं आया है। अगली न्यूज आती है हमारे पास दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा विरोध हो रहा है, एंटी एक तरीके से चाइनीज सेंटीमेंट है भारत के अंदर। अब क्यों है एंटी चाइनीज सेंटीमेंट? आप सभी जानते हैं कि चाइना हर बार जमीन बढ़ाने के लिए भारत के बहुत सारे सैनिकों से या भारत से झगड़ा करता है, बहुत सारे सैनिकों की शहादत हो जाती है और भारत की जो और चाइना की जो एंटी फायर से एक तरीके से जो होता है ना सीज पॉलिसी है, सीज फायर की पॉलिसी है, उसके आधार पर झगड़ा भी नहीं करता है और यहां पर भारत के सैनिकों को नुकसान भी होता है, शहादत भी होती है, जिस चीज को लेकर भारत में काफी ज्यादा ट्रेडर्स के अंदर गुस्सा है और वो अब बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का मुहिम चलाए हुए हैं। काफी लंबे अरसे से बेसिकली ट्विटर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज को लेकर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का मुहिम भी चला। इस चीज को लेकर अब जितनी भी कंपनीज जो ऑलरेडी चाइना की नहीं है लेकिन इंडिया में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है और इंडिया में ही काम चलती हैं, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए एलजी ने अपने स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया और उसने ये भी बताया कि जब से ये वॉर का सेशन चल रहा है या वॉर चल रही है, इस दौरान 15 गुना सेल जो है उनके प्रोडक्शन की बढ़ चुकी है और इस सेल के अंदर उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। हालांकि एलजी जो है पिछले लॉन्ग ड्यूरेशन से 15,000 से 20,000 यानी 10,000 से 20,000 की लिमिट के मोबाइल बनाने में फेल हो रहा था और इसी मोबाइल रेंज के अंदर वीवो, ओप्पो या वन प्लस जैसी कंपनीज जो हैं, चाइना की जो वन प्लस जैसी कंपनी है या वीवो, ओप्पो जैसी कंपनीज हैं, वो काफी तेजी से मार्केट को कैप्चर करने लगी हुई है। इस बीच में ये जब तक मार्केट में रहेंगी तब तक इनकी भारतीय कंपनीज को उठने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए चाइनीज स्मार्टफोन इस समय भारत में पूरी तरह बैन है और भारत के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्शन भारत में है, इनको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। इसी चीज के लिए एलजी ने अपनी जो बहुत ज्यादा पुरानी जो बेसिकली पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया
और कोशिश कर रहे हैं तेजी से, जिसके अंदर 10,000 से 20,000 की सबसे ज्यादा रेंज के मोबाइल्स को बनाने के लिए पूरे भारत में लगभग 70% आबादी जो है वो इसी रेंज के फोन को खरीदना पसंद करती है। सारे फीचर्स भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो LG कम्युनिकेशन के हेड हैं, जिनका नाम है अद्वैत वैद्य, इन्होंने कहा कि अब आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर विद इन 2 मंथ्स या बाय अगस्त तक LG कंपनी अपने 6 स्मार्टफोन्स लेकर आ रही है इसी रेंज के अंदर, जिसका कंपटीशन जो होगा डायरेक्टली प्रेजेंट हमारे देश के अंदर जो ओप्पो वीवो फोन्स हैं उनसे, जिसके अंदर ये बेस्ट फैसिलिटी अपने प्रोडक्शन सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और हर तरीके से कोशिश करेंगे कि इंडिया की डिमांड पर खरे उतरें। LG ऐसी बात नहीं है कि पहली बार आया है। LG एक ऐसी कंपनी है जो पहले फ्लॉप हो चुकी थी भारत से। कारण यह था कि चाइनीज मार्केट ने किसी भी तरीके से LG को स्टैंड लेने नहीं दिया। LG के जो फोन्स आते थे दोस्तों वो 20,000 प्लस के आते थे, वो भी कब, 2006 से 2012 के ईरा के अंदर। अब उस समय के अंदर इतना महंगा फोन ले पाना हर किसी की क्षमता में नहीं था, जबकि उस समय के अंदर और कंपनीज बहुत अच्छे फोन्स दे रही थी, फैसिलिटीज दे रही थी, जिस वजह से जो LG ने अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया या स्लो डाउन कर दिया। लेकिन अब डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ती हुई देख करके इन्होंने आगे मार्केट को कैप्चर करना और भारत का आत्मनिर्भर भारत होने का रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। और उम्मीद है कि धीरे धीरे, जैसे कि अभी नोटिस कीजिए, इस आत्मनिर्भर भारत के अंदर ऐप लॉन्चिंग का एक चैलेंज दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद दूसरा पॉइंट आया, अलग अलग कंपनीज को उठने के लिए मौका दिया जा रहा है। MSME के अंदर काफी खर्चा किया जा रहा है। बहुत सिंपल रीजन है, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी है दोस्तों। जॉब्स क्रिएट होंगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी दोबारा से रोड पर एक तरीके से फ्लो पर दौड़ती हुई नजर आएगी। अगली न्यूज आती है हमारे पास, इंडिया का जो है साउथ चाइना सी पर नेविगेशन देखकर, जापान की सपोर्ट देखकर फिलीपीन के रीजन में प्रेसिडेंट से बात हुई, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, जिसके अंदर चाइना की बढ़ती हुई जो एग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको बैलेंस करने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए भारत को फिलीपींस से हाथ मिलाना पड़ा है और फिलीपींस ने खुश होकर इस इनिशिएटिव को स्वीकार किया है, जिसके अंदर भारत के अब जो जहाज है नवल नेवी या जो हमारी नेवी के जहाज हैं वो पूरी तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर अपनी पूरी की पूरी अप्रोच करेंगे, नजर बनाए रखेंगे, जापान तक इधर पूरी की पूरी ताकत दिखाए रखेंगे। यदि किसी भी प्रकार से एक्वायर करने की पॉलिसी हुई तो अब भारत जो है डिफेंसिव मोड में नहीं अटैकिंग मोड में खेलेगा, जिसके अंदर चाइना को अपनी जान बचानी है तो बचकर रहना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से कोई भी गलत हरकत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब लॉन्ग ड्यूरेशन से, जैसे कि आप समझ सकते होंगे कि पासेक्स नाम का पासिंग एक्सरसाइज करके भारत के काफी सारे जहाज जो है साउथ चाइना सी में घूम रहे थे। इस चीज को लेकर लास्ट ही वीक बात हुई डिफेंस मिनिस्टर डेल्फिन लॉरेंजाना से, जब उन्होंने बताया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डू नॉट प्रिवेंट अदर कंट्रीज, कहता कि हम किसी कंट्री को मना नहीं कर सकते कि साउथ चाइना सी में मत आओ, बल्कि वो तो कहता है कि इंडिया अगर प्रेजेंट है तो हमें खुशी की बात है, हम इनवाइट भी नहीं कर रहे हैं और हम मना भी नहीं करेंगे, हम ना तो इनवाइट कर रहे हैं। देखिए क्लियर लिखा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, कहता है कि वी डू नॉट इन्वाइट देम, कहता हम इन्वाइट भी नहीं कर रहे, और इंडिया कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, कहता है कि इंडिया प्रेजेंट भी तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। इसके अंदर फिलीपींस जो है अमेरिका और ब्रिटेन का काफी अच्छा क्लोज एले है, काफी अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंडली कंट्री है, फ्रेंडली नेचर है, तो इस वजह से यहां पर कोई समस्या नहीं हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया को भी अब उन्होंने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया के भी रिलेशन इन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। कारण बहुत सिंपल है, चाइना की जो एग्रेशन की नीति है, अभी आपने देखा कोविड-19 के अंदर कभी वियतनाम, कभी जापान, कभी ताइवान, कभी कहीं जापान, जो चाइना थी अपनी एग्रेशन की नीति बना रहा था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन सभी को सपोर्ट देने का एक तरीके से कदम उठाया है। इसी बीच में जो अलग अलग तरीके से एम्फेसिस उठाए जा रहे हैं, इसे चाइना की एग्रेशन की नीति को रोकना सबसे बड़ा कारण है और छोटे कंट्रीज को सपोर्ट पहुंचाना है। इसी पहले लास्ट फ्राइडे की बात है, फिलीपींस के जो फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने चाइना को ऐसी जो पॉलिसीज हैं, ऐसी जो हरकतें हैं, उसके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए पहले ही वार्निंग दे दी थी कि इस प्रकार से जो साउथ चाइना सी में जो स्पिल्स कर रहा है,
किसकी घुसपैठ कर रहा है फिलीपीन टेरिटरी के अंदर, वो गलत है। अब धीरे धीरे इनकी आपस में बात हुई, किस किस की, इंडिया की और फिलीपीन की, जिसमें काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। पार्टनरशिप के अंदर अब भारत जो है पहले अपने रीजन से नहीं निकलना चाहता था और अब कहां जाकर वो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर भी अपना कंट्रोल और धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मोदी की अभी रिसेंटली बात हुई है फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो से, और क्या बात हुई है कि अच्छे रिलेशंस बनेंगे, वाइडर इंडो पैसिफिक रिलेशन बनेंगे, जिसके अंदर दिल्ली और मैनिला की बैकड्रॉप ऑफ चाइना, जो चाइना की टफ पोस्चरिंग है उसको कम किया जाएगा, उसको पीछे हटाया जाएगा। दोनों के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप हुए हैं। इस बीच के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अभी भी वहां पर शिप्स खड़े हुए हैं जो पूरी तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं और एक तरीके से चाइना के लिए एक वार्निंग है। इसी बीच में फिलीपींस प्रेसिडेंट ने क्लियर बोला कि हम चाहते हैं इंडिया यहां पर बड़ा बिगर रोल प्ले करे और सपोर्ट करे इन सभी कंट्रीज को, ताकि इन कंट्रीज का भी सपोर्ट मिले। हाल ही के अंदर जब हांगकांग को लेकर बात आई थी तब 53 से 59 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था दोस्तों चाइना को। इस बीच के अंदर भारत ने ना तो पक्ष दिया ना विपक्ष दिया, लेकिन एक चीज समझ ली, जब तक अच्छे संबंध बाकियों से नहीं बनेंगे, चाहे वो सी के हों, चाहे बायलैटरल और अलग अलग डिफेंस के हो या किसी भी चीज के हो, तब तक भारत किसी भी प्रकार से रोक नहीं पाएगा। इसी बीच में इंडिया और फिलीपींस के वैसे रिलेशन बहुत अच्छे पहले भी हैं। अभी इनके एक जहाज, पानी के जहाज के अंदर जिसका नाम है BRP रेमन एल्करेज, मई 7 के अंदर आग लग गई थी। तो नेवी ने, इंडियन नेवी ने ना तो सिर्फ आग को ही नहीं बुझाया, आग को बुझाने के साथ साथ क्या किया कि आग बुझाने के साथ साथ इंडियन नेवी ने सपोर्ट किया उन नवल नेवी के जो बेसिकली इंजर्ड, जो बुरी तरीके से जल चुके थे, उनको सपोर्ट किया, उनको अपने इंडियन हॉस्पिटल्स में लेकर आए, कोची के अस्पताल में लाए। यहां पर कोची के हॉस्पिटल में लाने के बाद इनका शिप भी रिपेयर किया और उनको ट्रीट कराकर वापस विजिट करवा दिया। तो एक तरीके से अच्छे संबंधों की बात आ रही है। अगली बहुत डेंजरस न्यूज है। डेंजरस न्यूज क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस की बात करें तो इन्होंने क्लियर कह दिया है यूनाइटेड नेशंस को कि अगले एक साल के अंदर 2021 तक जो भी कंट्री यूएन का पार्ट है उन्हें छोड़ना पड़ेगा WHO को। WHO से अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। 6 जुलाई 2020 का न्यूज है जिसमें अमेरिका ने क्लियर धमकी दी है। जो इसका गठन अगर बात करें WHO का तो 1946 में हुआ था। 1946 में इसकी गठन के बाद में यूनाइटेड नेशंस जो थे सबसे ज्यादा ग्लोबली हेल्थ बॉडी के आधार पर इसके साथ जुड़े। 21 जून 1948 को अमेरिका जो है इसका हिस्सा बनता है। अभी तक का सबसे बड़ा, यानी पूरे संसार में इससे बड़ा कोई फंडिंग करने वाला कंट्री नहीं है और USD 450 मिलियन पर एनम की फंडिंग करता है। फंडिंग के आधार पर जो यूएस की अगर एक तरीके से यूएन कंट्रीज का अगर फंडिंग बंद हो जाता है तो यूनाइटेड नेशंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्लियर अभी 12 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया है यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका के द्वारा कि 6 जुलाई 2021 लास्ट डेट है, तुम्हें यहां से निकलना है। जो तुम्हारे करंटली ड्यूज है उन्हें पूरा करो, क्लियर करो, और करंटली ड्यूज जो कि लगभग 200 मिलियन के उन्हें पूरा करो और उसके बाद में यहां से क्विट कर जाओ। अब क्विट करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। कोरोना वायरस की परिस्थिति के अंदर सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिसंबर के अंदर ही पता चल चुका था कि किस प्रकार से वुहान के अंदर बहुत ज्यादा भारी मात्रा के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं। वुहान में भारी मात्रा में डेथ की वजह से जब कोरोना वायरस की बात पता चली तो WHO ने इस इंफॉर्मेशन को हाइड किया एक लंबे अरसे तक और जनवरी में जाकर इनको इन्फॉर्म किया। जनवरी में इन्फॉर्म करने के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर आज की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, आज की रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 12 लाख लोगों से ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें खाली अमेरिका के अंदर 12 लाख से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। और खाली अमेरिका की बात करें तो 1,30,000 अमेरिका में लोग मर चुके हैं। अब ये वो चीज है जिसकी इंफॉर्मेशन आधी हाइड की जाती है। इंडिया में अभी तक 7,42,417 केसेस है जिसमें 20,000
642 डेथ हो चुकी है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइमली इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता, अगर टाइमली इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता, तो जितनी भी भारत और अदर कंट्रीज के द्वारा अपने देश को बचाने के लिए मुहिम होती वो पहले शुरू हो जाती, पहले शुरू हो जाती तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं बढ़ती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस समय में एक तरीके से पपेट का काम कर रहा है, कठपुतली का काम कर रहा है बीजिंग की, और इन्होंने इंफॉर्मेशन को हाइड किया, जिससे 500,000 लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर मारे जा चुके हैं, 500,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो अभी जल्द में कलेक्ट किया गया। इसमें चाइना का ओरिजिनल रिकॉर्ड हाइड है जो नहीं बताया गया, और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज है जहां से ये डेटा प्रॉपर कलेक्ट नहीं हो पाया। अब इधर इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने की बात की जा रही है कि प्रॉपरली बंद किया जाएगा, और बंद करने के बाद कोई भी फंडिंग आगे से नहीं होगी। नवंबर के अंदर से फाइनली यहां पर वैसे भी इलेक्शन में जो WHO से अपने ट्रंप साहब है, इन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया, अब इधर इनको बाकी अदर कनेक्शंस नहीं है। अगर बात करें WHO की तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, डायरेक्टर टेड्रोस एडहोनन। आगे अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की तो कैपिटल वॉशिंगटन DC, करेंसी डॉलर USD। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US के अंदर है। अगली न्यूज ऐसी ही एक और आ रही है कि जिस हिसाब से आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, मतलब हर चीज डिजिटल है, हर चीज नेट पर, हर चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, हर चीज किस पर आ रही है, सब चीज कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने कोलैबोरेशन किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में कि भाई भारत के जितने भी युवक हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, तैयार किया जाए, प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं एंट्री लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी टेक्नोलॉजी में तैयार किया जाए, ताकि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर भारत जो है एक तरीके से अपने आप को स्किल्ड इंडियन के रूप में प्रेजेंट कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत में जो एजुकेशन हो रही है वो स्किल्ड एजुकेशन नहीं हो रही है, और आवश्यकता स्किल एजुकेशन की है। क्यों एजुकेशन जो हो रही है, आप एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। भारत में जो भी एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन तक आती है, वहां पर प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। उनको ग्रेजुएशन करने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशनल कोर्स में घुसना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि जो प्रोफेशनल कोर्स में घुसना ही है, तो वो प्रोफेशनल कोर्स उनकी एजुकेशन का हिस्सा ही क्यों नहीं बना दिया जाता, ताकि उनको स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम ना आए और अपने आप में डेवलपमेंट देखने को मिले। लेकिन अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए एंट्री लेवल से एडवांस लेवल तक के लिए पहली बार नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है, जिसके अंदर शुरुआत में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग डिजिटली इनेबल्ड प्रोग्राम्स के नॉन होंगे, अच्छी नॉलेज होगी, जॉब पाने में आसानी होगी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट के नाम पर भारत की प्रोग्रेस तेज होगी। और जैसा कि आप जानते हैं आने वाले 2026 के अंदर लगभग 13 मिलियन जॉब्स दिखाई दे रही हैं, 13 मिलियन जॉब्स दिखाई दे रही हैं इस तरीके की मार्केटिंग से, इस तरीके की डिजिटल एजुकेशन से रिलेट। तो इसके अंदर भारत को स्किल्स इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस स्किल के अंदर जो एजुकेशन ये प्राप्त करेंगे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, मशीन को लर्निंग होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। आप जानते हैं वैसे भी सारा का सारा डेटा क्लाउड पर सेव होता है, और इसी चीज को लेकर चाइना की 59 कंपनीज जो थी वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो थी उसी का फायदा उठा करके वो सारा डेटा भारत से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में खुद को उठाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसके अंदर एक पोर्टल होगा जिसमें ई स्किल्स, इवेंट, वेबिनार्स, वर्चुअल सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगा हायर एजुकेशन में, और इसका आने वाले टाइम पीरियड के अंदर एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी होगा, सर्टिफिकेशन होगा, ताकि उन सर्टिफिकेशंस के आधार पर जॉब्स जनरेट हो। और भारत जो 2019 के बाद से बहुत बुरी तरीके से जॉब्स को खोता जा रहा है, नंबर ऑफ जॉब्स कम होती जा रही है, उस परिस्थिति के अंदर बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज आप जान लीजिएगा, आने वाले कुछ समय के अंदर मशीनीकरण होने वाला है। मशीनीकरण का मतलब होता है मैक्सिमम काम मशीनों के द्वारा होगा, तो उन मशीनों को बनाना
सीखना, हैबिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे 25 मिलियन लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत के नौकरी मिल सकती है और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कोविड-19 में वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था इस समय चरमरा चुकी है और इसको उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है और प्रेसिडेंट इसके आनंद महेश्वरी हैं। अब अगर बात करें एनएसडीसी की, तो एनएसडीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके सीईओ और एमडी मनीष कुमार है। आगे एक न्यूज आती है आपके ग्लोबल हेल्थ को लेकर, ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स को लेकर। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के अंदर मालदीव और श्रीलंका पहले 2 कंट्री बन चुके हैं साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिन्होंने रूबेला और मीजल्स नाम की बीमारी को 2023 का टारगेट माना था और टारगेट से पहले ही उन्होंने इस बीमारी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। इसके अंदर एलिमिनेशन जो होता है, इसका चेक करने का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली मेजर किया जाता है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के आधार पर कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर इस बीमारी को लेकर कितने पेशेंट्स सामने आए। अगर इन 3 से 4 सालों में पेशेंट सामने नहीं आए हैं तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि यहां पर इस बीमारी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि 5वीं जो मीटिंग है साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल वेरिफिकेशन कमीशन के आधार पर पाया गया कि 11 इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो हैं, जिसमें एपिडेमियोलॉजी, वीरोलॉजी और पब्लिक हेल्थ, ये सभी वर्चुअली शामिल थे, जिसमें पता चला कि इन्होंने पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया। केसेस की बात करते हैं तो 2009 के अंदर जो आपके मीजल्स के केसेस थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। 2015 में रूबेला के केसेस जो थे और 17-16 के अंदर इन केसेस के अंदर काफी ज्यादा कमी पाई। अगर बात करते हैं 500 मिलियन स्टूडेंट्स, 500 मिलियन चिल्ड्रन को वैक्सीनेट किया गया, दवाई लगाई गई। जैसे भारत के अंदर पोलियो इस समय लगभग खत्म सा हो चुका है। पोलियो के अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें भारत ने तेजी से क्रॉस किया है, कवर किया है, उन पर पकड़ बनाई है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हर कंट्री अपने जो भी ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स है उसके आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चला रहा है। भारत में ये जो प्रोग्राम है नीति आयोग के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके अंदर 16 गोल्स रखे गए हैं। 16 गोल्स के आधार पर यह रखा जाता है कि हेल्थ भी उसका एक मेजर स्टैंडर्ड है, जिसमें बेसिक बीमारियां जो बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही है, जिन्हें वैक्सीनेशन के थ्रू समाप्त किया जा सकता है। वैक्सीनेशन यानी दवा लगाकर उन्हें खत्म किया जा सकता है, तो उन पर काफी एफर्ट्स उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही 500 मिलियन लोगों को दवाएं लगाई गई थी ताकि ये बीमारी से निकला जा सके। टारगेट जो है 11 कंट्रीज को है और सारे के सारे 11 कंट्रीज वो हैं जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, ईस्ट तिमोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, कोरिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ गया, आप इसे रोककर स्क्रीन को पोज करके से पढ़ सकते हैं। ये 2023 का टारगेट है जो कि सितंबर 2019 से एक तरीके से शुरुआत करती है और इन चीजों को बढ़ते हैं। भारत वैसे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड ले रहा है। आपको ध्यान होगा अभी बीच में टिड्डी दल का अटैक हुआ था, लोकस्ट का अटैक हुआ था, उसके लिए भी भारत ने तेजी से कंट्रोल पाया और देशों के मुकाबले, और उसके रोकथाम के लिए तेजी से पेस्टिसाइड्स को फैलाया ताकि इन बीमारियों को रोका जा सके, बीमारियों को और इन डिजास्टर्स को रोका जा सके और भारत को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा सके। तो इसके अंदर 3 साल का टाइम लेते हैं चेकिंग करने के लिए। मीजल या बेसिकली इन बीमारियों की बात करें तो इन बीमारियों का एक बहुत छोटा सा सिम्टम है। सिम्टम क्या है? आपको इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी। देखने में ये ज्यादातर बीमारियां माल नरिश्ड बच्चों को, जो बेसिकली कुपोषण के शिकार हैं, उन बच्चों को होती हैं जिनमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते, शरीर का इम्यून वीक हो जाता है और पूरे शरीर पर, दोनों ही बीमारियों के अंदर शरीर पर लाल रंग के पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अलग अलग बीमारियां कॉज करते हैं। अगर रूबेला जैसी बीमारी किसी गर्भवती महिला को हो जाती है तो ये एक ऐसा वायरल इंफेक्शन है जिसे गर्भ में ही बच्चे की, फीटस की मौत हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन बीमारियों को इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहोनम। अगला पॉइंट आता है, जर्मनी पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप को ग्रीन
सेक्शन दिखाना चाहता है, जर्मनी खुद को ग्रीनरी की तरफ बढ़ाना चाहता है ताकि किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन को, फॉसिल फ्यूल्स के दोहन को, एनवायरनमेंट के नुकसान को रोका जा सके। इससे हालांकि काफी ज्यादा नुकसान तो होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है काफी ज्यादा आने वाली जनरेशन को अच्छा माहौल मिलेगा, हर एक तरीके से हरियाली होगी और एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जिससे बीमारियां कम लगेंगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जर्मनी जो है पहला इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बन चुका है जो डिसाइड कर चुका है कि कोल और न्यूक्लियर एनर्जी को 3 जुलाई 2020 से जो बोथ हाउसेज हैं जर्मनी पार्लियामेंट में, इनको लेकर बिल पास किया गया है कि जिनमें भी इस तरीके का कोल फायर प्लांट है वो 2038 तक 45 बिलियन यूएसडी का अफेक्टेड रीजन है और उसको बंद किया जाएगा। बंद किया जाएगा मतलब कहने का कि आने वाले टाइम पीरियड में इसमें आपको बैन दिखाई देगा, बंद दिखाई देगा, क्योंकि एक हर तरीके से पॉल्यूशन फैला रहे हैं और काफी सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहे हैं। दिस फेज आउट इज अ पार्ट, ये फेज आउट जो है पार्ट है जर्मनी के एनर्जी ट्रांजिशन का, जो रिड्यूस करेगा फॉसिल फ्यूल्स के यूज को और सपोर्ट करेगा रेन्यूएबल रिसोर्सेज को सपोर्ट करेगा। ये चीज याद रखना, जर्मनी पहले ही लास्ट टाइम 2018 में बंद कर चुका था कोल माइनिंग को और न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2022 के लिए डिसाइडेड है कि तब तक सारे के सारे यूजेस ऑफ कोल्स को समाप्त कर दिया जाएगा। यूजेस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हरित को जो ग्रीन पेस है और एनवायरनमेंट का जो प्रोटेस्ट है, हालांकि इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में आपने सोच तो लिया कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है इसे कम कर देंगे 2050 तक। पेरिस क्लाइमेट जो अकॉर्ड है, पेरिस क्लाइमेट का अकॉर्ड क्या है जी, एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास करना। इस अकॉर्ड के अंदर काफी सारे देशों ने हिस्सा लिया और यह डिसीजन लिया कि आने वाले समय में अपने वातावरण को प्रदूषण से बचाएंगे। तो इस चीज को पूरा करने के लिए इन्होंने यह कदम उठाया, लेकिन इस चीज को लेकर पूरे के पूरे जर्मनी के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इस तरीके से देश की जो टारगेट अचीव करने की पॉलिसी है उसमें काफी रुकावट आएंगी। लेकिन इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए, इसको नजरअंदाज करते हुए जर्मनी ने यूटिलाइज किया ग्रेट अमाउंट ऑफ कोल जिससे अफेक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड के। जर्मनी यूटिलाइज करता है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कोल जिससे आने वाले टाइम पीरियड के 18 साल के बच्चों में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा समस्याएं मिल सकती हैं। जर्मनी के बारे में बात करें तो फ्रैंक वॉल्टर स्टेमेरर इसके प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं। स्वेंजा के बाद कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। भारत डायनामिक लिमिटेड ने साइन किया है LATOT, जिसका मतलब है लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ आकाश मिसाइल वेपन विद DRDO के साथ एक साइन किया है, जिसके अंदर ये बेसिकली क्या करेंगे, लाइसेंस प्राप्त करते हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट है जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। सबसे पहली चीज क्या है, ये आकाश जो है भारत में बनाया गया है। आकाश भारत में बनाया गया है, ये अकेला एक ऐसा वेपन है भारत के अंदर, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये शुरुआत का सबसे पहला वेपन ऐसा है जो मल्टी डायमेंशन के अंदर एक बार में अटैक कर सकता है। मल्टी डायमेंशन में अटैक कर सकता है और मल्टी डायमेंशन में अटैक करने के बाद में आने वाली जो भी मिसाइल्स की थ्रेट है उनको हवा में ही खत्म कर सकता है। ये एग्रीमेंट जो किया गया है साइन, ये दशरथ राम जो कि डायरेक्टर हैं DRDL के और पी राधाकृष्णन जो कि प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं BDL यानी भारत डायनामिक लिमिटेड के, इन्होंने ये साइन किया। और भी काफी सारे लोगों ने इस पे साइन किया है जिसमें मयंक द्विवेदी हैं। मयंक द्विवेदी के बाद अजय चौधरी हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आकाश प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इसके बाद में एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बातें बताई। आकाश मिसाइल जो है डिजाइन भी हुई, डेवलप भी हुई DRDO के द्वारा, मैन्युफैक्चर की गई भारत डायनामिक्स के द्वारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड द हाईरिच राजेंद्र प्रसाद इसके एरे में जो है बेसिकली इनके होल्डर हैं रेडार ऑफ द आकाश मिसाइल सिस्टम के। आकाश जो है पहला मीडियम रेंज सरफेस
टू एयर मिसाइल प्रोड्यूस है, भारत के अंदर बनाया गया है, जो कि मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसका जो बात करें तो मिसाइल फ्लाई करती है एट अ स्पीड ऑफ 860 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि लगभग मैक्सिमम एल्टीट्यूड है 18 किलोमीटर का। ये टारगेट करती है जेट्स को, ड्रोन को, अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स को, जो कि डिस्टेंस 30 किलोमीटर में पकड़ा जा सकता है। इसे मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि टैंक से फायर करेंगे। अगर इस बीडीएल की बात करते हैं तो लीड इंटीग्रेटर हैं आकाश वेपन सिस्टम का इंडियन आर्मी में, चेयरमैन सिद्धार्थ मिश्रा, हेड ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। अगली न्यूज इसी प्रकार से आ रही है, योटा N1 डेटा सेंटर, बहुत जबरदस्त अचीवमेंट महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने, जिन्होंने इनोग्रेट किया NM1 योटा डेटा सेंटर नियर मुंबई, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाया है, जिसके लिए अब इन्हें अपने डेटा को सिक्योर करने, संभालने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी नहीं करनी पड़ेगी। और इनकी अपनी इतनी जबरदस्त क्वालिटी बनाई है कि अगर इलेक्ट्रिक सपोर्ट नहीं भी होता तो भी ये 48 घंटों तक उसको मेंटेन कर सकते हैं, पूरे के पूरे डेटा को, और आसानी से इसको अपना वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन किया रविशंकर के साथ मिलकर। रविशंकर जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। इन्होंने सेकंड लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट यूटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। कहां पर बनाया है? हीरानंदानी ग्रुप के पास में, जो कि पवेल डेटा सेंटर पार्क है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा। हालांकि देखो दोस्तों, भारत में तेजी से इंप्रूवमेंट हो रही है हर चीज को लेकर, तेजी से, लेकिन प्रोग्राम लॉन्च होना, शुरू होना एक इशू है। लेकिन बड़ा इशू ये नहीं है कि लॉन्च हुआ या नहीं हुआ, बड़ा इशू ये है कि लॉन्च होने के बाद उसकी कामयाबी कितनी तेजी से हुई, कितने अच्छे से उसको फैसिलिटेट किया, कितने अच्छे से ये कामयाब हुआ। तो अगला पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा सेंटर की अब बात करते हैं। इसी के अंदर तो ये बनाया गया है, तो टू यूटिलाइज फुल पोटेंशियल टू बिकेम अ डेटा ड्रिवन इकोनॉमी, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग डेटा सेंटर्स अक्रॉस द नेशन। सरकार वैसे भी काफी कोशिश कर रही है कि डेटा सेंटर बनाया जा सके, ताकि अलग अलग प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके इन्हें अपने देश के डेटा को सिक्योर किया जा सके। निर्मला सीतारमन ने पहले ही अपने बजट के अंदर इसका घोषणा कर दिया था 2020 के अंदर। अब ये डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर है, कैपेबल है क्लाउड, ग्लोबल क्लाउड में डेटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर। इसके अंदर काफी सारे ऑपरेटर्स को असाइन किया गया है, इसको एग्जामिन किया गया है, पूरी की पूरी तरीके से तैयार किया गया है ढंग से, टेस्टिंग के साथ में। इसके अंदर 210 मेगावाट पावर के साथ 30,000 रैक्स बनाए गए हैं, जो कि काफी सारा डेटा सिक्योर कर सकते हैं। 18 एकड़ में ये फैला हुआ है। अगर इसकी बात करते हैं तो 7200 रैक, 7200 रैक 50 मेगावाट पावर को फॉलो करेंगे 48 आवर्स के बैकअप के साथ में। ये रिसीव करता है फॉल्ट टॉलरेंट टायर 4 सर्टिफिकेशन, जो कि यूएसए की कंपनी है अप टाइम इंस्टीट्यूट, इसने इसे सर्टिफाई किया है और इसने इसे कहा है कि ये किसी भी प्रकार से फेल होने वाला नहीं है। एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, एफर्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन कामयाबी देखते हैं। इसके फाउंडर चेयरमैन जो है निरंजन हीरानंदानी है, ग्रुप सीईओ दर्शन हीरानंदानी, सीईओ सुनील गुप्ता, हेड ऑफिस इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो रविशंकर प्रसाद इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय धोत्रे हैं। अगली ऐसी ही एक न्यूज आ रही है जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, ताकि फसलों के अंदर जो ज्यादा बीजारोपण किया जाता है, तो बीजारोपण के दौरान आपके बहुत सारा सेक्शन ऐसा है, एक बहुत बड़ी मात्रा है जो बीजों की जो होती है वो खराब हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छी फसल उगाने के लिए, ताकि अच्छी फसल उगे, क्वालिटी अच्छी हो, मार्केट में उसकी सेल अच्छी हो, किसानों की इनकम डबल हो, और भारत में होने वाली किसानों की सुसाइड के नंबर्स, क्योंकि बदहाली हो जाती है किसानों की, भाई फसल खराब हो जाती है तो कीड़े लग जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी की इनॉग्रेशन की गई। इसके अंदर 7 जुलाई को गाइडलाइंस लाई गई डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा और नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है,
रूरल डेवलपमेंट के, इसे वीडियो लिंक के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर प्रिपेयर किया गया है ज्वाइंटली कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके साथ जुड़ेगी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इन सब ने फसाई ने इन सब ने मिलकर इसे एफर्ट्स दिए हैं, ग्रेट कोऑर्डिनेशन दिया है, जिसमें ये 2022 तक में किसानों की इनकम को डबल कर देगा। जाहिर सी बात है, एक सिंपल सा बहुत छोटा सा लॉजिक समझिए। सपोज एक छोटे से उदाहरण पर आपने 100 बीज रोपण किए, 100 चीजें उगाई, 100 पॉइंट्स पे बीज लगाए, उन 100 पॉइंट्स में से 60 पॉइंट पर अगर बीज उगते हैं और उसमें से भी क्वालिटी फसल नहीं निकलती है तो बहुत नुकसान की बात है। लेकिन अगर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, इनके आधार पर अगर किसानों का बेनिफिट अच्छा होता है तो देश तरक्की करेगा। और किसान जो काम छोड़ छोड़कर आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है वो क्या है कि बहुत सारा कृषक वर्ग है जो कृषि में जाना ही नहीं चाहता है, वो अपने अलग कामों में आगे उठना चाहता है। लेकिन अगर ये फैसिलिटी मिलती है, इनकम डबल हो जाएगी, बेनिफिट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हमें आने वाले टाइम पीरियड में प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा, बेटर क्रॉप्स की प्रोटेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा और हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से आपको क्वालिटी, सेफ्टी, टारगेटेड प्रोडक्शन मिलेगी, टाइमली प्रोडक्शन मिलेगी। इसमें जो गाइडलाइंस है ये बेसिकली वीडियो लिंक्स के द्वारा जारी की गई हैं ताकि आसानी से लोगों को समझाया जा सके। इसके बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके इन पार्टिसिपेंट्स को पढ़ लीजिएगा। अगली इसकी बात करते हैं तो डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी रेणु स्वरूप हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। और फसई की बात करते हैं तो रीटा तेवतिया जो है इसके चेयरपर्सन है और सीईओ जो है पवन कुमार अग्रवाल है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अग्रवाल की स्पेलिंग में डबल जी आता है, सिंगल जी आता है, इसको मत फोकस कीजिएगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। अब आता है अगला करूर व्यास बैंक जो है, कल इन्होंने बेसिकली एक डील करी थी बैंकाश्योरेंस के साथ में। बैंकाश्योरेंस के साथ में इन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कनेक्शन बनाया था। आज इन्होंने बजाज अलियांस के साथ अपने सपोर्ट करी है और इंश्योरेंस सेक्टर को इंप्रूव किया है। शोर मत करना, आवाज आराम। अब इन्होंने जो है बजाज अलियांस के साथ में सपोर्ट की है, रिलेशंस बनाए हैं ताकि इन्हें और ज्यादा ब्रांचेस मिले और ज्यादा इनकी अप्रोच मिले, विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों में इनका नाम बने और इनके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करके बेचने के लिए। करूर वैश्य बैंक को प्रोडक्ट्स मिलेंगे सेल करने के लिए, जबकि करूर वैश्य बैंक के बाद में काफी सारी कंपनीज को इजी अप्रोच मिलेगा, अलग से सपोर्ट के साथ साथ चीजें मिलेंगी बिकने के लिए। वैसे भी जो आपके पास ये जो ये क्या नाम है आपका बजाज अलियांस है, इनका सदर्न इंडिया के अंदर काफी बड़ा सपोर्ट है, काफी बड़ा सपोर्ट है बजाज अलियांस का। इससे करूर वैश्य बैंक के कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी मिल पाएगा। इसके अंदर ये धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर बैंकाश्योरेंस का मतलब होता है जब बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अच्छे संबंध बनाता है, कोई टाई अप करता है ताकि आने वाले टाइम पीरियड में दोनों के प्रोडक्ट्स बिकें और काम दोनों को मिले, काम दोनों को मिले। जैसे कि अब पैचअप करेंगे तो काम ऑब्वियसली बेनिफिट्स दोनों को मिलेंगे। करूर वैश्य बैंक जो है करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। सीओओ की बात करें नटराजन जगन्नाथन है। टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। अगर बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र पुणे के अंदर है और एमडी सीईओ तरुण चुग है। अगला ऐसा ही एक और बहुत जबरदस्त न्यूज आ रहा है जिसमें प्रकाश जावड़ेकर पार्टिसिपेट करते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन। ये भी एक तरीके से पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है। थोड़ी देर पहले हमने पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ा था जिसके अंदर हमने मेजर पॉइंट में एक चीज बताई थी कि पेरिस एग्रीमेंट का सबसे पहला डिमांड क्या है कि आप तेजी से प्रिपेयर करें, आप तेजी से क्या करें, प्रिपेयर करें अपने आप को ताकि एनवायरनमेंट को बचाने के हर वो सक्षम काम किए जा सकें जिससे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। इस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा
कदम उठाए गए और आगे की गाइडलाइंस भी बनाई गई कि किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन को कम करना है, पॉल्यूशन के बाद अपने वातावरण को बचाना है। इसके अंदर जो अभी मीटिंग हुई थी 7 जुलाई 2020 को, इसके को चेयर्ड पर्सन थे यूरोपियन यूनियन, चाइना, कनाडा, इंडिया की तरफ से जो थे यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद में मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट एक्शन जो कि है MOCA, ये रखी गई थी 2017 में, उसके बाद से एनुअली चल रही है और कोविड-19 की वजह से ये एग्रीमेंट की ये जो मीटिंग थी प्रॉपर ये अटेंड नहीं की जा पाई, इसीलिए इसे ऑनलाइन अटेंड करना पड़ा। इसके अंदर हर चीज में डिस्कशन किया गया, जैसे कि अब इसमें क्या डिस्कशन हुआ कि कैसे इकोनॉमी को रिकवर करना है, कैसे कैसे पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को पूरा करने के प्रयास करने हैं। इसके जो सेशन के को चेयर जो चेयर्ड पर्सन यूरोपियन कमीशन के हैं वो है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फ्रांस टिमर्समैन, कैनेडियन मिनिस्टर जो है एनवायरमेंट के जोनाथन है विल्किंसन, और ऐसे ही चाइना के मिनिस्टर हैं होंग रुनक्वी। इन्होंने मिलकर पार्टिसिपेंट्स में हिस्सा लिया था, इन्होंने अटेंड किया था। वैसे भी 30 कंट्रीज की मीटिंग जो होती है किसमें इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स थे, जिसमें G20 के मेंबर्स भी थे और क्लाइमेट से रिलेटेड नेगोशिएशंस किए गए। अब इन्होंने अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं जो कि इन्होंने सोचा था। फंडिंग करी थी 1 ट्रिलियन तक की, $1 ट्रिलियन तक की फंडिंग करी थी, जिसके अंदर डिसाइड किया गया था कि 2020 तक किसी भी प्रकार से डेवलप्ड नेशंस की सहायता से क्लाइमेट एक्शंस को मजबूती दी जाएगी और क्लाइमेट को बचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण, बीजारोपण के अलावा पॉल्यूशन कम होने के बाद जो व्हीकल्स पे नॉर्म्स हैं उनको बढ़ाना, इसके बाद फैक्ट्रीज पे कड़ी नजर रखना जिससे धुआं निकलता है, इन सभी चीजों पर कंट्रोल करना था। अब एफर्ट्स जो है इंडिया के द्वारा जो लिए गए हैं वो क्या है? एफर्ट सबसे पहला ये गया है कि भारत में अभी जैसे पिछले 5 दिन के करंट अफेयर्स में मैंने बताया, अलग अलग जैसे उड़ीसा में हरियाली बढ़ाने के लिए 2600 लोकेशंस को फिक्स किया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की मैंने एक न्यूज बताई कल, जिसके अंदर 1 लाख भारत में यूपी के अंदर 1 लाख बीजारोपण किया जाएगा 1 लाख पोजीशंस पर। तो इस तरीके से टोटल फॉरेस्ट एरिया को बात की जाए, कवर को बात की जाए तो 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, जिसके अंदर बीजारोपण किया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट को बरकरार रखा जाएगा। इंडिया वैसे भी अपने रिडक्शन के अंदर 21% को अचीव कर चुका है, जो कि काफी पहले ही कर चुका था और अपने टारगेट को और आगे से अचीव कर रहा है। इसके अंदर इन्होंने अपनी रेन्यूएबल सोर्सेज के सहायता से 87 गीगावाट की एनर्जी को जनरेट किया है, ताकि उसकी कैपेसिटी को यूज करके बाकी चीजों को, ज्वलन पदार्थों को रोका जा सके। इसी में ही नॉन फॉसिल सोर्सेज को इंस्टॉल किया गया ताकि इलेक्ट्रिक जनरेशन बढ़ाया जा सके। वैसे भी अभी भारत में रेलवे की सहायता से सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्चा बचाया जा सके। इसके अंदर जो टारगेट रखे जाते हैं वो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कैपेसिटी के आधार पर 450 गीगावाट के होते हैं और 2030 तक वैसे भी सोचा गया था। इंडिया में और भी बहुत सारे काम किए गए, जैसे कि उज्जवल योजना के आधार पर भारत में 360 मिलियन के एलईडी बल्ब्स को फ्री में एक तरीके से बहुत नॉमिनल चार्जेस पर बांटा गया था, ताकि आगे कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सके। इसके अंदर इंडिया ने BS4 के व्हीकल्स को BS6 में स्टेज पर लागू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन में कमी लाई जा सके। इसके अलावा और भी GST लगाए गए जहां पर इस प्रकार की काम होते हैं और उनसे संबंधित इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम्स को रोका जा सके और पेरिस एग्रीमेंट को पूरा किया जा सके। UNFCCC के बात करें तो इसका जो क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी हैं वो है बॉन, जर्मनी के अंदर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं पैट्रिशिया, और इसके बाद पार्टी जो है इसके अंदर 192 है दिसंबर 2007 तक। इसी के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में MNRE एक तरीके से अनाउंस हुआ, एक पार्टनरशिप जिसमें क्लीन एनर्जी का यूज किया जाएगा। यह भी एक एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास है जिसमें काफी ज्यादा रेन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश की जाएगी और इंप्रूव करेंगे ताकि बाकी चीज जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको रोका जा सके। इसमें पार्टनरशिप है अमेरिका की एजेंसीज की और इंडियन एजेंसीज की, जिसमें सेज यानी साउथ एशिया ग्रुप और एनर्जी रेन्यूएबल्स है। इसके की पॉइंट्स की बात की जाए तो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट को ध्यान दिया जाएगा। इसमें
पावर हाउस एक्ट करेंगे, यानी कि सेज विल एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, और जो भी रास्ते बनाए जा सकते हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। काफी सारे की टॉपिक्स हैं जिसमें क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट को फोकस किया जाएगा। इसके अंदर दोनों जो सेक्शंस है काफी मेहनत करेंगे और इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सेज कंसिस्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर एनर्जी के 3 और डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, जैसे लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी है, और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडर जॉन एफ कैनेडी है। हेडक्वार्टर सेम ऐसे ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ नॉन न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की जाए तो न्यू दिल्ली, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? राजकुमार सिंह। आखिरी न्यूज है, ये बहुत जबरदस्त न्यूज है, आप सभी के लिए समझना पड़ेगा। फेसबुक को लेकर भारत में काफी टाइम पीरियड से काफी जबरदस्त एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब ये भारत के अलावा विदेशों में भी इसके एक्शंस आ रहे हैं। तो इसको लेकर एक न्यूज आई कि फेसबुक बॉयकॉट लीडर डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर मीटिंग विद जकरबर्ग सैंडबर्ग, यानी कि अब पहले इसकी बेसिक समझते हैं फिर बात करेंगे। अभी हाल ही में भारत की आर्मी ने क्लियर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि सेना के जितने भी अफसर हैं और अफसरों के बाद जितने भी सोल्जर्स हैं वो काफी सारी ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम के साथ ट्विटर जैसे काफी सारे अकाउंट्स हैं जिनको यूज करने के लिए क्लियर एक हिदायत जारी कर दी है। ये हिदायत जो जारी की गई है ये 8 जुलाई यानी कल जारी की गई है, क्योंकि फेसबुक जो है एक तरीके से हेट स्पीचेस को बहुत ज्यादा फैलाता है। इन हेट स्पीचेस के आधार पर फेसबुक की मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग के आधार पर फेसबुक को हर साल 79 बिलियन का मुनाफा होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेना को अपने देश में अफसरों की और जवानों के अंदर देश प्रेम और देशभक्ति बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीयता बनाए रखने के लिए काफी कठोर कदम उठाने पड़े, जिसके अंदर क्लियर मंशा कर दी गई है कि वो अब पूरे प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली 15 जुलाई को इसकी चेकिंग होगी। इससे पहले आदेश का पालन होगा। सभी की मोबाइल, सभी की आईडीज चेक की जाएंगी, जिसके अंदर काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद करना होगा, जिसके अंदर 89 साइट्स को डाला गया है। 89 साइट्स के अंदर वीचैट, वाइबर, जूम, टू कॉलर, पबजी, क्लब फैक्ट्री, टिंडर, इस तरीके की काफी सारी एप्स को रखा गया है, जिनको प्रॉपरली भारत में इन आर्मी के सेक्शंस में बैन किया जाएगा। बैन करने का बहुत सिंपल सा रीजन है, आए दिन अफसर क्या करते हैं, अपनी ट्रेनिंग या प्रोग्राम से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड बहुत सारी खबरों को लीक करने की कोशिश करते हैं। वो बेसिकली अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस अवेयरनेस में कहीं ना कहीं भारतीय जो आर्मी है इसकी मोनोपोली खराब होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने इसे बैन कर दिया। अब पहला काम तो ये हो गया कि इंडियन आर्मी ने इसे बैन किया। दूसरा पॉइंट ये था कि फेसबुक में बहिष्कार जो हो रहा है फेसबुक का हैशटैग फेसबुक जो है बॉयकॉट की स्कीम चल रही है। इस बॉयकॉट की स्कीम के आधार पर क्या किया जा रहा है, काफी सारे जो कंपनीज हैं इन्होंने फेसबुक के ऊपर जो अपनी मार्केटिंग का प्रोसेस है वो बंद कर दिया है, ताकि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो फेसबुक अपनी मोनोपोली चलाने के लिए भारतीय सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियसली बात है भारत में अच्छे से डिसाइड कर लिया है फेसबुक को सबक सिखाने के लिए, जिसके अंदर यूनिलीवर, कोका कोला सहित लगभग 50 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने भारत के अंदर अपनी पॉलिसीज को रोक दिया है। एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे फेसबुक के माध्यम से एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। ये 29 जून का डिसीजन है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर 90 कंपनियां हैं दोस्तों, जो 90 कंपनियां अपने विज्ञापन देती हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से इनका यूज किया जाता है, जिससे फेसबुक काफी मुनाफा कमाता है। लेकिन जिस प्रकार से भारत ने इस बार सोचा है कि अपने विज्ञापनों को रोकेंगे, तो उससे 56 अरब डॉलर का नुकसान होगा फेसबुक को, और कहीं ना कहीं इस पर दिमाग लगाया जाएगा और अपनी हरकतों को सुधारा जाएगा। जिसमें यूनिलीवर जो है हर साल 42 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता है, यूनिलीवर 42 मिलियन का एडवर्टीजमेंट देता है। इसी प्रकार से होंडा अमेरिका 6 मिलियन का इसको एडवर्टीजमेंट देता है, कोका कोला 22 मिलियन का इनको सपोर्ट देता है। ऐसे ही
अलग अलग ऐप्स मिलाकर बहुत तगड़ा इनको व्यापार देती हैं। तो उसके अंदर इन्होंने फेसबुक को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया ताकि इन्हें सबक मिले। कहानी शुरू कहां से हुई? कहानी शुरू इस प्रकार हुई कि फेसबुक जो है बहुत सारी हेट स्पीचेस को फैलाता है। कहीं ना कहीं जॉर्ज फ्लॉयड जो अमेरिका में रंग भेद की नीति थी उसमें कहने के बाद भी इन्होंने अपनी पॉलिसीज में रुकावट नहीं लाई और पूरी तरीके से इन्होंने उन विज्ञापनों को फैलाया। विज्ञापनों को फैलाने की वजह से पूरे अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा आगजनी हुई। आगजनी होने के बाद काफी लॉसेस हुए, जान का नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ और कहने के बावजूद इन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिए। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा जो हेट स्पीचेस हैं उनको लेकर फेसबुक पहले ही काफी ज्यादा बदनाम है। इस चीज के लिए काफी बार इनसे मीटिंग करने का प्रयास किया गया ताकि इन पर रोक लगाई जा सके। जब इनके लीडर्स या बेसिकली मेन हेड के डिपार्टमेंट से बात की गई तो डिपार्टमेंट से बात करने के बाद में कोई एग्जैक्ट डिसीजन निकल कर नहीं आ पा रहा था। जब डिसीजन नहीं निकल कर आ पा रहा तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 59 ऐप चाइनीज को बैन करके एक लेसन दे दिया है कि यदि ये नहीं माना और इसी प्रकार की हेट स्पीचेस फैलाते रहे तो आने वाले टाइम पीरियड में फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी यही हाल होने वाला है। और इन्हें पता होना चाहिए कि भारत अकेला एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से सपोर्ट करना जानता है, तो इनकी गर्दनें तोड़ना भी भारत को बहुत अच्छे से आता है। तो ये आज का फाइनल स्टेटमेंट है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।